हेलो फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, आप लोग बस सीए बनने ही वाले हैं। बस सीए एग्जाम दो, क्लियर करके सीए बन जाओगे। आप लोगों ने क्या करना है, आपको जो भी प्रॉब्लम आ रही है ऑडिट से रिलेटेड वो नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आपको प्रिपरेशन में क्या इश्यूज आ रहे हैं। ये सीए फाइनल की ऑडिट की अमेंडमेंट सीरीज है। इसमें जो नोट्स यूज हो रहे हैं और जो बहुत सारे और रिसोर्सेज हम आपके लिए बना रहे हैं वो सब आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करा दी जाएंगे। इसी वीडियो के नीचे जो कॉमेंट बॉक्स है उसमें जो पिंड कॉमेंट है वो आपके लिए है, चेक कर लीजिएगा क्या प्रॉब्लम आ रही है और क्या चाहते हो सीए फाइनल ऑडिट के लिए या सीए फाइनल की प्रिपरेशन में क्या प्रॉब्लम आ रही है। कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, हम पूरी कोशिश करेंगे आपकी बातों का जवाब देने की। राइट, तो वीडियो देखिए, एंजॉय कीजिए और अमेंडमेंट्स अच्छे से कंप्लीट करके जाइएगा। मैंने अमेंडमेंट्स की रिवीजन भी साथ में करवा दी है कि लास्ट में आप लोग क्विकली इसको देख पाएं। ओके, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। ऑल्सो एक क्विक इन्फॉर्मेशन, सीए फाइनल ऑडिट के सारे बैचेस अवेलेबल हैं edu91.org पे जाइए और इन बैचेस में अपने आप को एनरोल कर लीजिए। बहुत सारे फायदे मिलते हैं आपको बैचेस के साथ, वो भी एक बार पढ़ लीजिएगा। ऑल द बेस्ट, अपने दोस्तों को भी बता दीजिएगा। हेलो माय फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, आप लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने वाले हैं, बस मेहनत करना बिल्कुल मत छोड़िएगा और हमारी तरफ से मेहनत जो है वो आपके लिए होती रहेगी। हम लोग पढ़ने वाले हैं एसए 800 की अमेंडमेंट्स, सीए फाइनल अमेंडमेंट्स। बहुत सिंपल हैं, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ये सारे नोट्स आप लोगों को मिल जाएंगे, आप लोग लिंक चेकआउट कर सकते हैं। अब जरा ध्यान से सुने, एसए 800 पहली बार डील किससे करता था? ये डील करता था वो स्पेशल कंसिडरेशंस जो आपको माइंड में रखनी है व्हेन यू आर ऑडिटिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स व्हिच आर प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क्स। ओके, यानी जब आप ऐसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट करने जा रहे हैं जो स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क का यूज करते हुए बनी है, तो आपको स्पेशल कंसिडरेशन क्या ध्यान में रखनी है। ये एक नया एसए आ गया है, इसको रिप्लेस करते हुए एक नया एसए आ गया है और वही अमेंडमेंट्स मैं आपको यहाँ पे पढ़ाने जा रहा हूँ। अमेंडमेंट्स बहुत सिंपल हैं, आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। हर अमेंडमेंट का लॉजिक जहाँ पे जरूरत था, जहाँ पे जरूरी था, मैंने उसको जो है वो नीचे आपके साथ यहाँ पे शेयर कर दिया है। आइए अब जरा चर्चा करते हैं कि अमेंडमेंट्स आई कहाँ से हैं, क्या है। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव की अगर बात करूं तो एसए 800 में ऑब्जेक्टिव बताया जाता था कि भाई जो हमारा चार्टर्ड अकाउंटेंट है, जो ऑडिटर है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। एंगेजमेंट को अच्छे से एक्सेप्ट करना, यानी एक्सेप्ट करते समय क्या क्या बातें ध्यान में रखनी है, प्लान एंड परफॉर्म करते समय क्या क्या बातें ध्यान में रखनी है। राइट, एंड लास्ट में आप लोगों को बोला जाता था फॉर्मिंग एन ओपिनियन एंड रिपोर्टिंग ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और लिखा जाता था बट नॉट फॉर द पर्पस ऑफ एक्सप्रेसिंग एन ओपिनियन ऑन द इफेक्टिवनेस ऑफ एंटिटीज आईसी। यानी एसए 800 क्लियरली बोलता था कि देखो भाई, आपने इस एसए में ओपिनियन एंड रिपोर्टिंग करनी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, लेकिन आपने अपना कोई ओपिनियन एक्सप्रेस नहीं करना है ऑन द इफेक्टिवनेस ऑफ द इंटरनल कंट्रोल। अब ये लाइन जो है यहां से हटा दी गई है, बट नॉट फॉर द पर्पस ऑफ एक्सप्रेसिंग एन ओपिनियन ऑन द इफेक्टिवनेस ऑफ द एंटिटीज इंटरनल कंट्रोल। अच्छा, इस लाइन को हटाने से हुआ क्या अब इंटरनल कंट्रोल की इफेक्टिवनेस पे ओपिनियन देना पड़ेगा एसए 800 में? नहीं भाई, मेरे हिसाब से क्या हुआ है कि बस इसको सिंप्लीफाई किया गया है, डुप्लीकेशन हटाई गई है। क्योंकि जब आप स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट कर रहे हैं, एसए 800 तो एप्लीकेबल होगा ही, आपके ऊपर बाकी जो रेगुलर जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाले एसेज हैं, यानी 200 से लेकर 700 सीरीज वाले, वो सब भी आपके ऊपर जो है वो एप्लीकेबल रहते हैं। राइट, जो चेंजेस हैं वो एसए 800 में आपको बता दिए जाते हैं। अब पहले से ही उन स्टैंडर्ड्स में क्लैरिफाई है भाई कि ऑडिटर को इफेक्टिवनेस ऑफ आईसी पे ओपिनियन जो है वो नहीं देना है ना। तो वहाँ पे यहाँ पे दोबारा लिखा होता है, इन्होंने इसको हटा दिया है। अब आपको ऑब्जेक्टिव सिर्फ यहीं तक रह गया है और आपको ये आपके सिलेबस से एज सच हटा दिया गया है, बट नॉट फॉर द पर्पस ऑफ एक्सप्रेसिंग एन ओपिनियन ऑन द इफेक्टिवनेस ऑफ द एंटिटीज आईसी। ओके, मैंने इसकी इंटरप्रिटेशन नीचे लिख दी है। पहला चेंज है, और लेट मी टेल यू कि आपको इस चेंज से बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। मुझे नहीं लगता इस पर आपको टेस्ट करेंगे, बट याद रखिए कि इंटरनल कंट्रोल पे ना जीपीएफएस के ऑडिट में आपने ओपिनियन देना है इफेक्टिवनेस पे, ना एसपीएफएस के ऑडिट पे आपने ओपिनियन देना है। ऑब्वियसली इफ रिक्वायर्ड बाय लॉ और रेगुलेशन, तो हम सबको पता है हमें उस केस में जो है ओपिनियन देना पड़ता है 143 सबसेक्शन 3। राइट, और वो जीपीएफएस पे एप्लीकेबल रहेगा। नाउ अमेंडमेंट नंबर 2 की बात करते हैं। अमेंडमेंट नंबर 2 की बात करते हैं, आ जाइए जरा मेरे साथ। अमेंडमेंट नंबर 2 में स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क की डेफिनेशन के साथ जो एग्जाम्पल दे रखे थे, उसको जो है उस एग्जाम्पल में थोड़ा सा इन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया है। पहली बात, स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क होता क्या है? ऐसा फ्रेमवर्क जो स्पेसिफिक यूजर की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन नीड को मीट करता हो। ऐसा फ्रेमवर्क जो स्पेसिफिक यूजर की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन नीड को मीट करता हो, उसके लिए डिजाइन किया होगा, उसे हम बोलते हैं स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क। उसके एग्जाम्पल थे कि भाई हो सकता है कोई रेगुलेटर आपको बोले किसी एक पर्टिकुलर तरीके से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए, आप किसी कॉन्ट्रैक्ट के चलते फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हो, और उसी में एक पॉइंट और आता था कि भाई अगर आप कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो कर रहे हो, कैश रिसीट्स, कैश डिसबर्समेंट के हिसाब से आप जो है अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हो, तो वो भी स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क का एक एग्जाम्पल होने वाला है। राइट, यहाँ पे इन्होंने क्या किया, बस उसकी डेफिनेशन को अगेन थोड़ा सा चेंज किया और बल्कि सिंप्लीफाई किया, मैं बोलूँगा। तो एग्जाम्पल में कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एंड ऑल्सो कैश फ्लो इन्फॉर्मेशन।
तो अब अगर आप कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करते हैं या आप कोई कैश फ्लो इन्फॉर्मेशन बनाते हैं दैट एन एंटिटी में भी रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर फॉर क्रेडिटर्स, वो भी आपके लिए क्या बन जाएगा, एक आपका स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क जो है वो बन जाएगा। ओके, क्लैरिफिकेशन क्या है, देखिए जो नए वर्ड आए हैं उन्होंने क्लैरिटी को जो है एनहांस किया है बाय अवॉइडिंग टेक्निकल टर्म्स। पहले ये लिखा रहता था रिसीट्स, डिसबर्समेंट, और फोकस करते हैं कहाँ पे, ब्रॉडर कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग पे। फ्लेक्सिबिलिटी दे दी, मतलब ज़्यादा चीज़ें कवर कर ली हैं बाय इंक्लूडिंग कैश फ्लो इन्फॉर्मेशन, अलाइनिंग विद मॉडर्न नीड्स एंड इंश्योर ब्रॉडर एप्लीकेबिलिटी टू अकोमोडेट डाइवर्स स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क। इन सिंपल वर्ड्स स्कोप बढ़ा दिया है, टेक्निकल वर्ड्स हटा दिए हैं। आपके लिए एग्जाम में एज सच ये जो वाला जो बॉक्स है इसकी कोई रेलेवेंस नहीं है। बस याद रखिएगा कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एंड कैश फ्लो इन्फॉर्मेशन अगर एक ऑर्गेनाइजेशन फॉलो करती है तो वो भी एक स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क माना जाएगा। अमेंडमेंट नंबर 3 में क्या किया गया है, स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एक्सप्लिसिटली रेफरेंस दिया गया है कि व्हाट डू यू मीन बाय स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट। पहले ये नहीं दे रखा था ऐसे 800 में, अब यहाँ पे जो है रेफरेंस दिया गया है और बोला गया है कि भाई स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट मीन्स कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूडिंग द रिलेटेड नोट्स। और रिलेटेड नोट्स क्या होते हैं आप लोगों के, समरी ऑफ सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी एंड अदर एक्सप्लेनेटरी इंफॉर्मेशन, राइट। तो एक तरीके से बस ये भी क्लैरिफिकेशन दी गई है कि भाई आपके लिए जो स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो है क्या, कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ओके, कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूडिंग द रिलेटेड नोट्स एंड नीडलेस टू से कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड एज पर स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ओके, लीजिए तो रेफरेंस टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन दिस एसे मींस, ये क्लैरिफिकेशन डाली गई, इस एसे में फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब भी वर्ड यूज होगा तो उसका मतलब क्या है, कंप्लीट सेट ऑफ स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूडिंग दी रिलेटेड नोट्स। ओके, एंड स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बेसिकली स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क के हिसाब से बनाए गए हैं। एंड रिलेटेड नोट्स में क्या क्या आ जाता है, समरी ऑफ सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी एंड अदर एक्सप्लेनेटरी इन्फॉर्मेशन। भाई अमेंडमेंट नहीं है, सिर्फ क्लैरिफिकेशन है, घबराने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। अच्छा, ऐसा ही डॉक्यूमेंट मैंने सारी अमेंडमेंट्स के लिए आपके लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ, वो सब आप लोग फ्री में एक्सेस कर सकते हैं। नाउ अब चलते हैं हम लोग अपने अमेंडमेंट नंबर 4 की तरफ। और अमेंडमेंट नंबर 4 क्या कहता है, जरा देखिए, कंसिडरेशन व्हेन प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग एन ऑडिट। ओके, बहुत सिंपल है कि भाई आप लोग जब प्लान कर रहे हो, परफॉर्म कर रहे हो ऑडिट को, तो आपने क्या क्या चीज़ें जो है वो कंसिडर करनी है। इसमें ये जो पॉइंटर्स आप देख रहे हैं, ये पॉइंटर्स पुराने वाले एस में भी थे, नए वाले एस में भी एज इट इज़ हैं। बस पहले आपके सिलेबस में टेक्स्ट कवर नहीं किया गया था, अब आपके सिलेबस में टेक्स्ट को कवर कर दिया गया है। कह रहे हैं, आपको ये नहीं भी पढ़ेंगे तो आपको पता है। आप मुझे बताइए, वाइल यू आर प्लानिंग एन ऑडिट, भूल जाइए स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क, भूल जाइए सब कुछ। वाइल यू आर प्लानिंग एन ऑडिट एस 300, डू यू कंसिडर द अकाउंटिंग पॉलिसी एस 315? डू यू कंसिडर कि भाई अकाउंटिंग जो है वो कैसे की जा रही है कंपनी के अंदर, अकाउंटिंग सिस्टम को आप समझना चाहते हैं कि हाँ, एस 315 आपको क्या बोलता है, आओ कनेक्ट करते हैं। एस 315 आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रिस्क ऑफ मल्टीपल स्टेटमेंट थ्रू अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी, इट्स एनवायरमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल। और वहाँ पे हम नॉलेज ऑफ बिजनेस लेते हैं, वहाँ पे हम उसकी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस की नॉलेज लेते हैं, वहाँ पे हम नॉलेज ऑफ इंडस्ट्री लेते हैं। तो क्या आप जब स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट कर रहे हैं तब क्या 315 अप्लाई होगा या नहीं होगा? बस इतनी बात का जवाब दे दीजिए मुझे जल्दी से। आंसर इज यस, होगा। भाई 315 के बिना ऑडिट कैसे कर लोगे? 315 में तो आप लोग आइडेंटिफाई करते हो, असेस करते हो रिस्क ऑफ मल्टीपल स्टेटमेंट को थ्रू अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी, इट्स एनवायरमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल, है ना? तो उसके बिना हम ऑडिट कैसे कर सकते हैं? तो वो यहाँ पे एक चीज़ डाली गई है कि देखो भाई, जब आप स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट कर रहे हैं तब आपको 315 जो है वो कंसिडर करना पड़ेगा। और यहाँ पे स्पेशल बात क्या लिखी है, इधर आ जाइए एक्सप्लेनेशन में, इधर देखिए। एज पर 315 ऑडिटर मस्ट अंडरस्टैंड हाउ एंटिटी सिलेक्ट एंड अप्लाइज द अकाउंटिंग पॉलिसी, राइट। अब ये हम सबको पता है, ये तो नॉर्मल 315 की बात हो रही है। जीपीएफएस का भी ऑडिट होगा, जीपीएफएस समझते हैं ना, जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट होगा, तो भी हम लोग जो है बात कंसिडर करेंगे। अब अगर कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, यानी किसी कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स के हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई जा रही है, एसपीएफएस आ गया, तो ऑडिटर को क्या समझना है? ऑडिटर को समझना है कि भाई मैनेजमेंट ने उस कॉन्ट्रैक्ट की इंटरप्रिटेशन कैसे करी है, और जो इंटरप्रिटेशन मैनेजमेंट ने चूज करी है वो ही क्यों चूज करी है। दो बातें एक्स्ट्रा, जीपीएफएस में 315 लगा के अकाउंटिंग पॉलिसी समझते हैं, हाँ। 800 में हम लोग अगर एसपीएफएस लगा के फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं तो क्या हमें अकाउंटिंग पॉलिसी समझनी चाहिए? आंसर इज यस, हमें कॉन्ट्रैक्ट को समझना चाहिए, हमें कॉन्ट्रैक्ट में जो सिग्निफिकेंट इंटरप्रिटेशन मैनेजमेंट ने की है कॉन्ट्रैक्ट के चलते वो समझनी चाहिए। अभी एग्जांपल दूंगा, और साथ साथ में ये समझना चाहिए कि मैनेजमेंट ने वही इंटरप्रिटेशन क्यों चूज करी है। अब सवाल उठता है कि सिग्निफिकेंट इंटरप्रिटेशन क्या होती है?
व्हाट डू मीन बाय सिग्निफिकेंट इंटरप्रिटेशन? सिंपल सी बात है, एक ऐसी इंटरप्रिटेशन जिसकी ऑल्टरनेटिव इंटरप्रिटेशन एग्जिस्ट करती है। सबसे सिंपल एग्जांपल रेवेन्यू रिकग्निशन, राइट? अभी नीचे एग्जांपल भी दूंगा। रेवेन्यू रिकग्निशन में क्या दो इंटरप्रिटेशन हो सकती है एक ही कॉन्ट्रैक्ट से? बिल्कुल हो सकती है। और एक फिर से सुनिए, सिग्निफिकेंट इंटरप्रिटेशन इज द इंटरप्रिटेशन जिसकी ऑल्टरनेटिव इंटरप्रिटेशन पॉसिबल है, और उस ऑल्टरनेटिव इंटरप्रिटेशन को अगर हम यूज करते तो मटीरियल डिफरेंस आ जाता फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। मटीरियल डिफरेंस आ जाता फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। ये मेरे हिसाब से एक इंपॉर्टेंट टर्म है, ये आपको याद रखना है। इस पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सिग्निफिकेंट इंटरप्रिटेशन। पहले तो पूरा मामला समझिए। कहते हैं प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग करते समय अब आपको 315 को भी जो है वो अप्लाई करना है। ठीक है जी, 315 क्या होता है? आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट थ्रू अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरमेंट। ओके, 315 अगर मैं जीपीएफएस का ऑडिट कर रहा हूं, मैं अकाउंटिंग पॉलिसी समझता हूं, हाँ। अगर मैं एसपीएफएस का ऑडिट कर रहा हूं और एसपीएफएस जो है वो किसी कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे बने हैं, तो भाई मुझे ये समझना है उस कॉन्ट्रैक्ट में सिग्निफिकेंट इंटरप्रिटेशंस क्या है मैनेजमेंट की, और मैनेजमेंट ने वही इंटरप्रिटेशन चूज क्यों की गई है। नाउ व्हाट डू मीन बाय सिग्निफिकेंट इंटरप्रिटेशन? सिग्निफिकेंट इंटरप्रिटेशन वो इंटरप्रिटेशन है जिसकी ऑल्टरनेटिव इंटरप्रिटेशन एग्जिस्ट करती है, और अगर हम वो ऑल्टरनेटिव इंटरप्रिटेशन यूज करते तो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटीरियल डिफरेंस जो है वो होता। आइए एग्जांपल देखिए। कॉन्ट्रैक्ट रिक्वायर्स रेवेन्यू रिकग्निशन एट सब्सटैंशियली कंप्लीट स्टेज। पहली बात, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होते नहीं, बट कोई बात नहीं, हमने डाल दिया भाई वेग सा टर्म, सब्सटैंशियली कंप्लीट स्टेज। मैनेजमेंट की इंटरप्रिटेशन है 90%, ऑल्टरनेटिव इंटरप्रिटेशन है 95%। इफ दिस डिफरेंस मटीरियली इंपैक्ट्स द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इट इज अ सिग्निफिकेंट इंटरप्रिटेशन रिक्वायरिंग द ऑडिटर फोकस। ओके, अब ध्यान से देखिए, अब हम लोग ये क्यों करवा रहे हैं? दिस इंश्योर्स प्रॉपर इवैल्यूएशन ऑफ मैनेजमेंट चॉइसेस एंड असेसमेंट ऑफ द मटीरियल मिसस्टेटमेंट रिस्क। तो अगर आप ये करेंगे, ऑडिटर 315 इस तरीके से लगाएगा, तो भाई वो मैनेजमेंट की जजमेंट्स को इवैल्यूएट कर पाएगा, और साथ साथ में वो रोमम को भी असेस कर पाएगा, रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट को भी अच्छे से असेस कर पाएगा। मेरा कमेंट क्या है? दिस इज नॉट अ चेंज एज सच, इट इज देयर इन बोथ न्यू एंड ओल्ड एसए 800, नाउ जस्ट इंक्लूडेड इन दी सीए फाइनल एसए 800 टेक्स्ट। चलिए, बहुत ही बढ़िया, आ जाइए जी। बस एसए 800 की अमेंडमेंट्स खत्म भी होने वाली, टोटल मिला के 6 अमेंडमेंट्स थी, हमने 4 पढ़ ली हैं, 5 और 6 हमारे पास बची हुई हैं, और उससे भी आपको घबराने की ऐसा जरूरत नहीं है। सारी की सारी अमेंडमेंट्स आपको करा दी जाएंगी, 1% भी टेंशन मत लीजिए। अगली अमेंडमेंट हमारी क्या है? डिस्क्रिप्शन ऑफ एएफआरएफ। डिस्क्रिप्शन ऑफ एएफआरएफ वाली जो हेडिंग थी, उसके अंदर इन्होंने एक अमेंडमेंट करी है। क्या अमेंडमेंट करी है? कुछ नई चीज़ें ऐड हुई हैं। बेसिकली ये चीज़ें कहाँ पे ऐड हुई हैं? स्टैंडर्ड के बाद, जो मेन स्टैंडर्ड के बाद आपका एक्सप्लेनेटरी मटेरियल आता है, उसके अंदर कुछ पैराग्राफ्स जो हैं वो ऐड किए गए हैं, और वो मैंने यहाँ पे आपको बहुत अच्छी तरह से समझा दिए हैं। आइए इनको देखना शुरू करते हैं। तो पहले तो यहाँ पे कुछ बेसिक बातें लिखी हैं। वो बेसिक बातें क्या हैं? देखो, डिस्क्रिप्शन ऑफ एएफआरएफ में एक छोटी सी लाइन ऐड की गई है। इस लाइन के कोई रेलेवेंस नहीं है। बेसिकली बताया जा रहा था कि भाई एसएस 700 जो है वो डील करता है किससे? फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ द ऑडिटर्स रिपोर्ट से, इंक्लूडिंग द स्पेसिफिक ऑर्डरिंग ऑफ सर्टेन एलिमेंट्स। तो यहाँ पे बस एक क्लैरिफिकेशन डाली गई है कि भाई आप एसएस 700 ही फॉलो करने वाले, नो प्रॉब्लम एट ऑल। रिपोर्टिंग का फॉर्मेट और कंटेंट आप वहाँ से उठाइए, बस उसके अंदर चेंजेस क्या होंगे, और इसमें एडिशन किया गया इंक्लूडिंग द स्पेसिफिक ऑर्डरिंग। तो जस्ट फॉर द क्लैरिफिकेशन पर्पस लाइन इंसर्ट करी गई है, इंक्लूडिंग द स्पेसिफिक ऑर्डरिंग ऑफ सर्टेन एलिमेंट्स। ओके, वहाँ पे ये मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, ये आपको हम, इसमें अमेंडमेंट नहीं है बेसिकली जो मैं पढ़ने जा रहा हूँ। अमेंडमेंट वाला पार्ट आएगा, मैं क्लैरिफाई करूँगा। सो उसमें बोला गया, देखो भाई, ऑडिटर की अगर रिपोर्ट जा रही है किसके ऊपर? स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर, तो ऑडिटर रिपोर्ट में डिस्क्राइब किया गया पर्पस क्या था इस एसपीएफएस ऑडिट रिपोर्ट का, और साथ साथ में इंटेंडेड यूजर कौन है, या फिर आप सिंपली एक नोट में रेफर कर सकते हैं स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, जिसके अंदर सारी की सारी इन्फॉर्मेशन लिखी हो। अगर मैनेजमेंट के पास चॉइस थी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क की, अगर मैनेजमेंट के पास चॉइस थी कि भाई वो 2 फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क में से किसी एक को चूज करे, राइट, तो आपको साथ साथ एक काम और करनी है। द एक्सप्लेनेशन ऑफ मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट शैल ऑल्सो मेक रेफरेंस टू इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो आपका जो एक्सप्लेनेशन है, जो मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बताता है, अगर आपने एसएस 700 पढ़ा हो तो वहाँ पे मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी एक अलग से सेक्शन आता है। उसमें आप क्लियरली रेफरेंस देंगे टू इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर डिटरमाइनिंग कि कौन सा एफआरएफ एक्सेप्टेबल है। ये भी हमने चूज करना था क्योंकि मैनेजमेंट के पास चॉइस थी, तो मैनेजमेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी वहाँ पे लिखी होनी चाहिए। ये कोई अमेंडमेंट नहीं है, ये जैसे था वैसे ही है। अब यहाँ पे ये 3 बातें जो हैं वो एक्स्ट्रा ऐड की गई हैं, थोड़ी बातें और भी एक्स्ट्रा ऐड की गई है। आईसीआई ने आपके लिए 3 बातें ही जो हैं वो ऐड करी अपने स्टडी मैट में, तो मैं उन पर चर्चा करता हूँ। नंबर 1, एप्लीकेबिलिटी ऑफ कैम की बात की गई है। क्या स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऑडिट रिपोर्ट में कैम की रिपोर्टिंग होनी चाहिए?
इफ रिक्वायर्ड बाय लॉ और रेगुलेशन बिल्कुल होनी चाहिए, और अगर कैम की रिपोर्टिंग हो रही है तो 701 एंटायरिटी में, एंटायरिटी, आई होप मैंने सही प्रोनाउंस किया, एंटायरिटी में जो है वो एप्लीकेबल होने वाला है। मैं फिर बोलता हूं, क्या स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऑडिट में कैम की एप्लीकेबिलिटी होगी इफ रिक्वायर्ड बाय लॉ और रेगुलेशन, और अगर होगी तो SS 701 कंप्लीटली एप्लीकेबल होगा, राइट? ए, बी, क्या कोई ऐसा लॉ और रेगुलेशन है? मेरे हिसाब से नहीं है। आईसीआई ने भी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अपने स्टैंडर्ड में क्लैरिफाई किया है, स्टैंडर्ड के नीचे फुटनोट में, कि भैया ऐसा कोई लॉ रेगुलेशन नहीं है जो स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट में कैम की रिक्वायरमेंट बताता हो। याद रखिए, जनरली लिस्टेड कंपनी रिक्वायर्ड बाय लॉ और रेगुलेशन होता है, एंड इफ इवन ऑडिटर थिंक्स फिट, लेकिन यहां पे सिर्फ लॉ और रेगुलेशन की बात जो है वो की गई है। ओके, सो पहला अमेंडमेंट आपका जो मेजर अमेंडमेंट है यहाँ पे वो है कैम को लेके, और क्या अमेंडमेंट है? कैम कम्युनिकेशन इज मैंडेटरी फॉर लिस्टेड एंटिटीज जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर SS 701। फॉर स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैम रिपोर्टिंग इज ओनली रिक्वायर्ड इफ मैंडेटेड बाय लॉ और रेगुलेशन। इफ कैम इज इंक्लूडेड, SS 701 applies fully. That's it. This is the amendment. Okay. This is the first amendment. Now, second amendment इसी के अंदर रिपोर्ट्स कंटेनिंग स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क, रिपोर्ट्स कंटेनिंग स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क, SS 720 की आत्मा को जगा लीजिए, सीधा एक्सप्लेनेशन से पढ़ेंगे। अगर आपकी ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसी रिपोर्ट में इंक्लूड की जा रही है तो उस रिपोर्ट में जो इन्फॉर्मेशन है उसे हम अदर इन्फॉर्मेशन बोल देते हैं उसमें, और आपकी ऑडिट रिपोर्ट में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, बेसिकली अदर इन्फॉर्मेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई भी इनकंसिस्टेंसी नहीं होनी चाहिए। इस बात को एड्रेस किया जाता है SS 720 से। तो 720 की एप्लीकेबिलिटी पे यहाँ पे चर्चा की जा रही है, यहाँ से बड़ी एक्सप्लेनेशन से। SS 720 applies to other information accompanying or included in reports containing the special purpose financial statement। पहली बात कि भाई देखो, चाहे GPFS है चाहे SPFS है, SS 720 जो है वो अप्लाई होगा उस इंफॉर्मेशन के ऊपर जो जोड़ी जा रही है या इंक्लूड की जा रही है इन रिपोर्ट्स कंटेनिंग दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, चाहे आपका SPFS हो चाहे आपका GPFS हो। These reports are treated as annual reports under SS 720, right? And if intended for specific stakeholders, मतलब कहना क्या चाहते हैं कि भैया ये जो रिपोर्ट्स हैं ये आपके जो 720 में एनुअल रिपोर्ट्स हमने वर्ड यूज़ किया है ये उसकी तरह ट्रीट की जाएगी। यानी आप विजुलाइज कीजिए, मैंने स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए, आपसे ऑडिट करवाया, और फिर स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ एक रिपोर्ट लगाई है, तो ये जो रिपोर्ट मैंने लगाई है इनके साथ, ये अब एनुअल रिपोर्ट की तरह ट्रीट की जाएगी। ओके, ये एनुअल रिपोर्ट की तरह ट्रीट की जाएगी। ओके, अब यहाँ पे स्टेक होल्डर को भी डिफाइन करने की कोशिश की गई है। मुझे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लगा, बट फिर भी पढ़ लेते हैं। सिंपल सी बात है यार, देखो ना, स्टेक होल्डर का मतलब यहाँ पे कौन है? सिंपल सी बात, हु इज रिलाइंग ऑन द स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो भी व्यक्ति स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे रिलाय कर रहा है वो आपका स्टेक होल्डर है, या फिर कोई भी स्पेसिफिक यूजर हुज फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन नीड आर मेट बाय स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क। इन शॉर्ट, जिसकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन नीड मीट की जा रही है थ्रू स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क, वो बन जाएगा कौन? वो बन जाएगा हमारे लिए स्टेक होल्डर। ओके, वो बन जाएगा हमारे लिए स्टेक होल्डर। ओके, तो याद रखिए यहाँ पे कंक्लूजन क्या है? अगर स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ कोई रिपोर्ट, कोई इंफॉर्मेशन इंक्लूड की गई है तो SS 720 एप्लीकेबल होगा स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे भी, और उस रिपोर्ट को हम लोग एनुअल रिपोर्ट की तरह ट्रीट करेंगे, राइट? अब ये रिपोर्ट ऑब्वियसली किस किस के लिए रेलेवेंट होगी? स्टेक होल्डर के लिए। स्टेक होल्डर कौन है? जिसकी भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन नीड मीट की जाती है थ्रू व्हाट? स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ओके, now when the auditor determines that entity plans to issue such report, all requirement of SS 720 become applicable। अगर ऑडिटर को लगता है कि भाई बात ऐसी है कि एंटिटी कोई ऐसी रिपोर्ट इशू करने वाली है तो 720 की एप्लीकेशन जो है आ जाती है। नाउ 720 की एप्लीकेशन क्या है? व्हेन एंटिटी इशूज अ रिपोर्ट दैट इंक्लूड्स अ कंपनी स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जब भी एंटिटी कोई रिपोर्ट इशू करेगी जिसमें स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट साथ में लगा रहे हैं, रिक्वायरमेंट ऑफ SS 720 अप्लाई। दिस इंक्लूड्स रिव्यूइंग द अदर इन्फॉर्मेशन, हम अदर इन्फॉर्मेशन को रिव्यू करेंगे टू इंश्योर दैट इट इज कंसिस्टेंट विद द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आइडेंटिफाइंग मटेरियल इनकंसिस्टेंसी ऑफ मिसस्टेटमेंट इन द अदर इन्फॉर्मेशन। ये दो मेजर काम आपके स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऑडिट पे भी एप्लीकेबल होंगे। इन शॉर्ट आप बोल सकते हैं भैया, अगर स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसी रिपोर्ट के साथ इंक्लूड की जाती हैं तो 720 आ जाएगा, और 720 के चलते हमें उस अदर इन्फॉर्मेशन को रिव्यू करना पड़ेगा टू इंश्योर द कंसिस्टेंसी विद द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड आइडेंटिफाइंग मटेरियल इनकंसिस्टेंसी मिस स्टेटमेंट इन अदर इन्फॉर्मेशन। एग्जाम्पल,
A company prepares special purpose financial statement for a lender based on specific financial reporting framework. एक कंपनी ने क्या किया है, एक कंपनी ने स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई हैं एक लेंडर के लिए और स्पेशल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क फॉलो किया है. इट ऑल्सो इशूज रिपोर्ट टू द लेंडर. लो भाई, लेंडर को रिपोर्ट दी, लेंडर बन गया हमारा स्टेक होल्डर. ओके, प्रोवाइडिंग एक्सप्लेनेशन अबाउट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड ऑपरेशनल परफॉर्मेंस. लेंडर को रिपोर्ट भी दी है जिसमें एक्सप्लेनेशन है अबाउट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड ऑपरेशनल परफॉर्मेंस. ये रिपोर्ट बन गई अदर इन्फॉर्मेशन, लेंडर बन गया हमारा स्टेक होल्डर. अब ऑडिटर का रोल क्या है कि भाई साहब इस रिपोर्ट को उठाए और ये दोनों चीजें चेक करें कि जो अदर इन्फॉर्मेशन इंक्लूड की गई है मैनेजमेंट द्वारा, जो एक्सप्लेनेशंस इंक्लूड की गई हैं, ये कंसिस्टेंट है या नहीं किसके साथ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ, और कोई मटेरियल इनकंसिस्टेंसी या मिसस्टेटमेंट तो नहीं है किसके अंदर, ये जो एक्सप्लेनेशन दी गई है इसके अंदर. लीजिए, तो ये हमारा एक अमेंडमेंट यहां पे कंप्लीट हो जाता है. SS 701 एप्लीकेबल, SS 720 एप्लीकेबल एंड नाउ SS 706 की भी एक बात है जो यहाँ पे लिखी गई है, ज़रा वो भी आप लोगों को बता देता हूँ. SS 706 किससे डील करता है, EOM OM से डील करता है. उसको लेके भी ये तीनों अमेंडमेंट्स मैंने तोड़ तोड़ के आपको पढ़ाई हैं. आप इसको ऐसे कर सकते हैं, ये 701 की है, ये 720 की है और ये आपकी 706 की अमेंडमेंट है. ओके, आइए. अच्छा, लास्ट में मैं आप लोगों के लिए एक रिवीजन वीडियो बना दूंगा, अमेंडमेंट की भी रिवीजन वीडियो बना दूंगा, चिंता मत करिए. आइए ज़रा 706 वाली अमेंडमेंट भी हम लोग देख लें कि यहाँ पे क्या ये जो है कहना चाहते हैं. बहुत सिंपल सी बात, ये लीजिए, ये ऑडिटर है, इसने क्या किया, स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट किया. ओके, स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट किया. अब ज़रा ध्यान से सुनिए, स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट करते हुए क्या ये OM पैरा डाल के अपनी स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट रिपोर्ट में अपने, ये इसने GPFS का भी ऑडिट किया था, जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, क्या GPFS की रिपोर्ट को रेफर कर सकता है OM पैराग्राफ में, या GPFS की रिपोर्ट में किसी पर्टिकुलर मैटर को रेफर कर सकता है, एंटायर रिपोर्ट और अ पर्टिकुलर मैटर? आंसर इस दोनों को ही रेफर कर सकता है. यही अमेंडमेंट है. क्या अमेंडमेंट है कि ऑडिटर अपनी स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट की रिपोर्ट में रेफर कर सकता है किसको, जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे जो रिपोर्ट इशू हुई है उसको, या फिर किसी स्पेसिफिक मैटर को, कैसे, अदर मैटर पैराग्राफ इशू करके. 706 क्या बोलता था, 706 बोलता था कि भाई देखो एडिशनल कम्युनिकेशन कर रहे हो, EOM OM डाल सकते हो. EOM डालते हो उन मैटर्स के लिए जो मैटर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज्ड हैं और आप यूजर की अटेंशन उसके ऊपर लेके आना चाहते हो. OM डालते हो उन मैटर्स के लिए जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज नहीं है लेकिन यूजर की अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट एटसेट्रा के लिए जरूरी है. राइट, तो अब अगर आप स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऑडिटर हैं, क्या आप जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट रिपोर्ट को, या वहां पे कोई मुद्दा था, फॉर एग्जांपल देयर वाज एन मटेरियल अनसर्टेनिटी related to events or condition that may cast significant doubt on entity's ability to continue as a going concern, और उसकी रिपोर्टिंग आपने GPFS की ऑडिट रिपोर्ट में करी है, तो क्या आप उसको रेफर कर सकते हो अपने SPFS की ऑडिट रिपोर्ट में? यस, बिल्कुल कर सकते हैं. पूरी रिपोर्ट को भी रेफर कर सकते हैं, चाहे तो हम सिर्फ और सिर्फ उस इश्यू को भी रेफर जो है वो कर सकते हैं. आइए जरा मेरे साथ एवरीवन, अमेंडमेंट्स की जगह सीधा मैं आपको ये एक्सप्लेनेशन पढ़ाता हूं. ऑडिटर कैन इंक्लूड रेफरेंसेज इन SPFS रिपोर्ट. These references point to GPFS report, ऑडिट रिपोर्ट की बात चल रही है. दिस इज डन थ्रू अदर मैटर पैराग्राफ. व्हाट कैन बी रेफरेंस, कंप्लीट ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑन GPFS और स्पेसिफिक मैटर रिपोर्टेड इन दी GPFS. एग्जाम्पल, एन एंटिटी इशू SPFS फॉर अ लेंडर एंड GPFS फॉर वाइड स्टेक होल्डर्स. बिल्कुल ठीक बात है, वाइडर स्टेक होल्डर्स यानी जनरल इन्फॉर्मेशन नीड के लिए. The GPFS auditor's report includes material uncertainty related to going concern. The SPFS auditor's report referred to this uncertainty via other matter paragraph. Can this be done? Yes. अब रेफरेंस यहाँ पे क्या है? The reference must follow SS 706, जो SS 706 की रिक्वायरमेंट है, जहाँ पे OM और EOM आपको डालना सिखाया गया है, वो आपको यहाँ पे फॉलो करना है. That's it, nothing else. ओके, तो फिर से तीनों अमेंडमेंट. क्या कैम एप्लीकेबल है? हाँ, इफ रिक्वायर्ड बाय लॉ रेगुलेशन. कैम अगर आ गया तो भाई 701 एंटायरिटी में एप्लीकेबल होगा. क्या 720 एप्लीकेबल है? अगर आपकी स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ कोई इन्फॉर्मेशन इंक्लूड की जाती है, कोई रिपोर्ट्स इंक्लूड की जाती हैं, तो आपको 720 अप्लाई करना है. आपको चेक करना है वो इन्फॉर्मेशन जो है वो मटीरियल इनकन्सिस्टेंसी उसके अंदर ना हो और कोई मिसस्टेटमेंट उसके अंदर ना हो. और साथ साथ में आप लोग चेक करेंगे एक चीज़ और वो चीज़ क्या है कि भाई आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ कंसिस्टेंट होनी चाहिए. तीसरी अमेंडमेंट, क्या आप लोग OM पैराग्राफ में रेफर कर सकते हैं? आंसर इज यस. आप अपनी SPFS की रिपोर्ट में OM पैरा डाल के GPFS की रिपोर्ट या GPFS की रिपोर्ट में किसी इशू को जो है वो आप लोग हाईलाइट कर सकते हैं, रेफर जो है वो कर सकते हैं. आइए आखिरी अमेंडमेंट, ये भी सिर्फ और सिर्फ नाम की अमेंडमेंट है, क्लैरिफिकेटरी नेचर की अमेंडमेंट है. पहले भी ऐसा ही था,
अब भी ऐसा ही है, बस क्लैरिफिकेशन दी गई है। क्या क्लैरिफिकेशन है जरा सुनिए। पहली बात, टॉपिक क्या है, अलर्टिंग द रीडर्स दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क। ओके, तो आप ये देखिए कि भाई आपको रीडर्स को बताना पड़ेगा कि देखो जी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो कैसे प्रिपेयर की गई है, स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क के हिसाब से की गई है। पहले भी आपको बताया गया था कि आप क्या करेंगे, ईओएम पैराग्राफ डाल देंगे। क्या डाल देंगे, ईओएम पैराग्राफ डाल के आप ये काम कर सकते हैं। उस पर बस क्लैरिफिकेशन दी गई है, जैसे कि SS 706 को एक्सप्लिसिटली रेफर कर दिया कि ईओएम पैराग्राफ आपका 706 के हिसाब से होना चाहिए और हेडिंग में आपका ईओएम टर्म जो है वो जरूर आना चाहिए। यही क्लैरिफिकेशन है बस। आइए सीधा यहां से पढ़ते हैं। अलर्ट यूजर्स अबाउट द स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क एंड इट्स लिमिटेड एप्लीकेबिलिटी, adds explicit reference, this is the amendment, add explicit reference to SS 706 for inclusion of EOM paragraph in a separate section and requires EOM paragraph to have an appropriate heading containing term EOM। तो पहले ये चीज़ें जो हैं एज्यूम की जा रही थी कि भाई जो बंदा ऐसे 800 पढ़ रहा है उसे पता होंगी। अब ये क्लैरिफाई कर दी गई कि 706 लगेगा और 706 में EOM जाएगा तो EOM पैराग्राफ की हेडिंग में EOM जरूर आएगा। दैट्स इट, खत्म। SA 800 की अमेंडमेंट सारी की सारी होगी खत्म। ओके, लगभग 24 मिनट लगे हैं। अब मैं क्विकली आप लोगों के लिए इसकी एक रिवीजन वीडियो भी बना देता हूं ताकि आप लोग अमेंडमेंट्स को सुपर फास्ट तरीके से जब देखना चाहें तो आप लोगों को कोई भी टेंशन ना हो। आइए मेरे साथ। तो SA 800 सबसे पहले किससे डील करता है, ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बनाए हैं एज पर दी स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क। अच्छा, पहली अमेंडमेंट आई है ऑब्जेक्टिव में। ऑब्जेक्टिव में पहले क्लियरली लिखा हुआ था कि भाई SA 800 में यू आर नॉट गोइंग टू फॉर्म एन ओपिनियन एंड रिपोर्ट ऑन द इफेक्टिवनेस ऑफ द एंटिटीज IC। अब वो हटा दिया गया है। कह रहे हैं कि भाई आपको पहले से ही पता है, हम दोबारा क्यों लिख रहे हैं कि ऑडिटर कभी भी इफेक्टिवनेस ऑफ IC पे ओपिनियन नहीं देता है। तो बस अब इतना रह गया, फॉर्मिंग एन ओपिनियन, रिपोर्टिंग ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अमेंडमेंट नंबर 2, स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क के जो एग्जांपल्स दे रखे थे उसमें से एक एग्जांपल की लैंग्वेज को इन्होंने जो है थोड़ा सा ब्रॉड किया है। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एंड कैश फ्लो इन्फॉर्मेशन अगर बनाया है एंटिटी ने तो वो भी हमारे लिए क्या हो जाएगा, एक स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क का एग्जांपल हो जाएगा। अमेंडमेंट नंबर 3, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एक्सप्लिसिटली रेफर किया गया कि इस एस्से के हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट की डेफिनेशन क्या है। तो इस एस्से के हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज अ कंप्लीट सेट ऑफ स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूडिंग द रिलेटेड नोट्स। रिलेटेड नोट्स बोले तो वही समरी ऑफ सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी एंड अदर एक्सप्लेनेटरी इंफॉर्मेशन। अमेंडमेंट नंबर 4 मेरे साथ, अमेंडमेंट नंबर 4 में ये अमेंडमेंट नहीं है, बस नया टेक्स्ट इंक्लूड कर लिया गया है CA फाइनल के सिलेबस में। SA 315 विल ऑल्सो बी एप्लीकेबल वाइल ऑडिटिंग दी स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड स्पेसिफिकली बोला गया है कि जब SA 315 एप्लीकेबल होगा तो आपने देखना है अगर कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड SPFS हैं तो ऑडिटर को समझना होगा कि सिग्निफिकेंट इंटरप्रिटेशंस मैनेजमेंट ने क्या यूज करी हैं और यही वाली इंटरप्रिटेशन मैनेजमेंट ने क्यों चूज करी है। इसको आप कनेक्ट कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। SA 315 में हम लोग पढ़ते हैं जजमेंट्स के बारे में, 330 में भी हम लोग पढ़ते हैं जजमेंट्स के बारे में, जजमेंट्स के रिलेटेड रिस्क कैसे असेस करेंगे, जजमेंट्स का ऑडिट कैसे करेंगे और जजमेंट्स को स्पेशल वैल्यू दी गई है इन दोनों स्टैंडर्ड्स के अंदर, है ना। तो वहां से आप इसको कनेक्ट भी कर सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आप मैनेजमेंट ने सिग्निफिकेंट इंटरप्रिटेशंस क्या की हैं और यही इंटरप्रिटेशन चूज क्यों की है। अब सिग्निफिकेंट इंटरप्रिटेशन वो होती है, ये इंपॉर्टेंट है, जिसका ऑल्टरनेटिव रीजनेबल इंटरप्रिटेशन अवेलेबल है और उस डिफरेंट इंटरप्रिटेशन से मटेरियल डिफरेंस आ जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर। एग्जांपल, रेवेन्यू रिकॉग्निशन में हो सकता है मैनेजमेंट ने कोई और इंटरप्रिटेशन ली हो और बहुत सारी इंटरप्रिटेशंस अवेलेबल थी और कोई और इंटरप्रिटेशन लेते तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियल डिफरेंस आ जाता। चलिए जी, अमेंडमेंट नंबर 5 के 3 पार्ट है। नंबर 1, क्या आपको SPFS के केस में कैम रिपोर्ट करने पड़ सकते हैं इफ रिक्वायर्ड बाय लॉ और रेगुलेशन? आंसर इज यस। अगर करेंगे तो 701 कंप्लीटली एप्लीकेबल होगा। नंबर 2, क्या आपको नंबर 2 अमेंडमेंट हमारे पास क्या आई? नंबर 2 अमेंडमेंट हमारे पास आई SA 720 की। और SA 720 की अमेंडमेंट क्या है? क्या हमारी जो SPFS हैं वो हम उसके साथ अगर SPFS की जो बेसिकली जो ऑडिटेड SPFS हैं अगर उसे किसी रिपोर्ट या इन्फॉर्मेशन के साथ इंक्लूड किया जा रहा है तो क्या 720 एप्लीकेबल होगा? आंसर इज यस। आपको चेक करना पड़ेगा कि अदर इन्फॉर्मेशन इज कंसिस्टेंट विद दी ऑडिटेड SPFS एंड देयर आर नो मटीरियल इनकंसिस्टेंसी और मटीरियल मिसस्टेटमेंट इन अदर इन्फॉर्मेशन। डन। तो ये चीज़ आपको वहाँ पे चेक करनी पड़ेगी। अच्छा, यहाँ पे एक और टर्म यूज हुआ है, स्टेक होल्डर। तो बेसिकली बोला जा रहा है कि देखो भाई, पहली बात तो वो जो अदर इन्फॉर्मेशन है उसे हम एनुअल रिपोर्ट की तरह ट्रीट करेंगे अंडर SA 720। और स्टेक होल्डर्स कौन है उस पर बताया जा रहा है कि देखो, ओनर्स और सिमिलर स्टेक होल्डर्स वो होंगे जो बेसिकली इस स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूजर्स होने वाले हैं, जो जिनकी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन नीड इस स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट से नीड हो रही होगी। ओके,
तो अगर उनके लिए कोई भी ऐसी रिपोर्ट बनाई गई है उसे एनुअल रिपोर्ट माना जाएगा 720 के हिसाब से। और 720 के हिसाब से आपको ये काम करना पड़ेगा, चेक करिए कि भाई साहब क्या नंबर 1 अदर इन्फॉर्मेशन में कोई पहले तो अदर इन्फॉर्मेशन कंसिस्टेंट होनी चाहिए ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ, और कोई भी मटीरियल इनकंसिस्टेंसी या मिसस्टेटमेंट है या नहीं ये भी आपको आइडेंटिफाई करने को बोला गया है। देन ओएम पैरा की बात की जा रही है, क्या हम स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट रिपोर्ट में ओएम पैरा डाल सकते हैं? हाँ। क्या हम उसमें जीपीएफएस की ऑडिट रिपोर्ट को रेफर कर सकते हैं? हाँ। क्या हम उसमें जीपीएफएस की ऑडिट रिपोर्ट के किसी इशू को रेफर कर सकते हैं? हाँ। फॉर एग्जांपल मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न है, आप उसको अदर मैटर पैराग्राफ डाल के रेफर कर सकते हैं। यस। 706 भी जल्दी से बता देता हूं, ईओएम ओएम से डील करता है। ओएम क्या होता है? ओएम वो पैराग्राफ होता है जिसका हम यूज करते हैं यूजर की अटेंशन ऐसे मुद्दों पर लाने के लिए जो जरूरी है यूजर की अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ऑडिट एंड ऑडिट रिपोर्ट की। ओके, देन इसके बाद हम लोग चलते हैं अमेंडमेंट नंबर 6 पे, और अमेंडमेंट नंबर 6 कुछ भी नहीं है, सिर्फ क्लैरिफिकेशन है। पहले भी था, आज भी है। क्या हम लोग रीडर्स को अलर्ट करेंगे कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क से बनाए गए हैं? हाँ। उसके लिए हम ईओएम डालते थे, अब बस 706 का क्लियर रेफरेंस डाला गया है और आपको हेडिंग बताई गई है कि हेडिंग में ईओएम जरूर 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 आना चाहिए। तो एक्सप्लिसिट रेफरेंस डाला गया है SS 706 का, और साथ साथ में बोला गया कि भैया ईओएम पैराग्राफ जो होगा उसकी अप्रोप्रिएट हेडिंग होगी कंटेनिंग द टर्म एम्फेसिस ऑफ मैटर। ओके, ऑल द बेस्ट।